वह फोन कट जाने के बाद गाड़ी में देर तक कोई नहीं बोला। तीनों जैसे किसी बहुत भारी, बहुत ठंडी चादर के नीचे दबे हुए थे। हर कोई अपने अपने डर में डूबा हुआ। पटना पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज चुके थे और मीरा ने फैसला किया कि आज रात कोई और बात नहीं होगी, सब आराम करेंगे, सुबह ताजे दिमाग से इस पर सोचेंगे। पर अगली सुबह जब सब बोरिंग रोड के गुप्त कमरे में इकट्ठा हुए, माहौल में वह पुरानी हल्की फुल्की गर्मजोशी नहीं थी। मीरा जल्दी पहुंच चुकी थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि रात भर नींद नहीं आई थी। उन्होंने अभय के आने का इंतजार किया, फिर बहुत सीधे, बिना किसी भूमिका के अपनी बात रखी। कल रात जो हुआ, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक नई ठंडी दृढ़ता लाते हुए उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। सूत्रधार जानता था कि हम वहां होंगे। या तो उसके पास कोई बहुत उन्नत निगरानी तकनीक है, जो कि मुमकिन है क्योंकि वह 15 साल से इस खेल में है और उसके पास बहुत पैसा है, या फिर वह रुकी अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुनते हुए, या फिर हमारे बहुत करीब कोई है जो उसे खबर पहुंचा रहा है। मैं यह जोखिम अब और नहीं ले सकती। आज से हम अपनी टीम के हर सदस्य की, खुद अपनी भी पूरी समीक्षा करेंगे। फोन रिकॉर्ड्स, हाल की मुलाकातें, हर वह बात जो शायद हमें अनदेखी लगे। अभय ने सिर हिलाया, इस फैसले से सहमत होते हुए, हालांकि उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। इस तरह की जांच का मतलब था कि अब हर कोई हर किसी को शक की नजर से देखेगा। वह भरोसा जो उन्होंने इतनी मुश्किल से बनाया था, फिर से कमजोर पड़ने लगेगा। राजू, जो हमेशा इस वक्त तक अपनी सोल्डरिंग आयरन लिए किसी डिवाइस में उलझा रहता, आज कोने में चुपचाप बैठा था, अपने फोन की स्क्रीन को बार बार देखते हुए, फिर जल्दी से बंद करते हुए, जैसे वहां कुछ ऐसा हो जिसे कोई और ना देख पाए। अभय ने यह नोट किया, उसकी पुरानी आदत जो कभी सोती नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा उस वक्त, बस राजू को देखता रहा, उसकी बेचैनी को परखते हुए। पूरे दिन राजू का व्यवहार कुछ अलग रहा। वह अपनी हमेशा की शरारत, अपनी हल्की फुल्की टिप्पणियां भूल गया था। बार बार दफ्तर से बाहर जाकर फोन पर बात करता, कमरे में लौटने पर अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश करता, पर उसके चेहरे पर एक तनाव साफ झलकता रहा जिसे वह छुपा नहीं पा रहा था। शाम होते होते अभय ने मीरा को अलग बुलाया, बहुत धीरे से अपनी बात रखी। मीरा जी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है राजू के बारे में। वह पूरे दिन अपने फोन से चिपका रहा, बार बार बाहर जाकर बात करता है और जब भी कोई पास आता है वह फोन बंद कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वह गद्दार है, पर मीरा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर धीरे से नरम पड़ा, एक थकी हुई स्वीकृति के साथ। मैंने भी देखा है, उन्होंने कहा, और मुझे यह पसंद नहीं कि मैं ये सोच रही हूं, पर हमें यह जांचना होगा। मैं उससे सीधे बात करूंगी, आज रात अकेले में। मैं भी वहां रहूंगा, अभय ने कहा। अगर वह सच में कुछ छुपा रहा है तो शायद उसे यह जानना चाहिए कि हम दोनों उसकी परवाह करते हैं, फिर चाहे जवाब कुछ भी हो। रात के करीब 8 बजे, जब गुप्त दफ्तर में सिर्फ तीनों बचे थे, मीरा ने राजू को मेज के पास बुलाया, उसकी आंखों में देखते हुए, अपनी आवाज में एक ऐसी नरमी लाते हुए जो उनकी हमेशा की सख्ती से बिल्कुल अलग थी। राजू, उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं यह देख सकती हूं, अभय जी ने भी देखा है। मैं तुमसे सच पूछना चाहती हूं, बिना किसी दबाव के, बस एक सवाल। क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? राजू का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, उसकी आंखें इधर उधर भटकीं, जैसे वह भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। कुछ नहीं मैडम, उसने कहा, अपनी आवाज में हमेशा की हल्की फुल्की हंसी लाने की कोशिश करते हुए। बस थोड़ा थका हुआ हूं, इतने दिनों से लगातार काम कर रहे हैं ना, वही वजह है। राजू, अभय ने कहा, आगे बढ़ते हुए। उसकी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ एक भाईचारे भरी सच्चाई। मुझे याद है, पहली मुलाकात में तुमने कहा था, हंसते हंसते। फिर तुम्हारी हंसी में एक पल के लिए कुछ उदासी दिखी थी, जिसे तुमने जल्दी छुपा लिया था। मैंने वह देखा था उस वक्त भी, पर कुछ नहीं कहा। अब लग रहा है वह उदासी फिर से लौट आई है, ज्यादा गहरी। हमें बताओ राजू, कोई फैसला नहीं होगा तुम्हारे खिलाफ, बस सच जानना चाहते हैं हम। राजू ने कुछ देर दोनों की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक जंग साफ दिख रही थी, अपने राज को बचाने की कोशिश और अपने भीतर के उस बोझ को उतारने की चाहत जो शायद बरसों से वह अकेले ढो रहा था।
आखिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका पूरा शरीर जैसे डीला पड़ गया। वह कुर्सी पर बैठ गया, अपना चेहरा हाथों में छुपाते हुए। मेरा एक छोटा भाई है, उसने आखिर कहा, आवाज बहुत धीमी, टूटती हुई। सोनू, मुझसे 4 साल छोटा। हम दोनों बहुत गरीब घर से हैं मैडम, आप जानती हैं। पापा जल्दी गुजर गए, माँ ने बहुत मुश्किल से हम दोनों को पाला। मैं तो किसी तरह पढ़ लिख कर, खुद सीख कर यहां तक पहुंच गया, पर सोनू, उसकी आवाज कांप गई। सोनू कभी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, और जब मैं पटना आ गया काम की तलाश में, वह वहीं रह गया, अकेला, मां के साथ। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गई। उसे सुनते हुए उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी जो शायद उनके अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। कोई 2 साल पहले, राजू ने आगे कहा, अपने आंसू पोंछते हुए, सोनू कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गया। पहले सिर्फ थोड़ा नशा, फिर धीरे धीरे उधार, फिर वह उधार इतना बढ़ गया कि जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे उन्होंने कहा, पैसा नहीं है तो काम करो हमारे लिए, कर्ज चुकता होगा। मुझे यह सब बहुत देर से पता चला मैडम, क्योंकि सोनू ने मुझसे छुपाया, यह सोचकर कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा या गुस्सा करूंगा। और वह लोग कौन थे जिनका कर्ज था? अभय ने पूछा। उसकी आवाज में एक भयानक अंदाजा पहले से ही बन रहा था। राजू ने अभय की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और शर्म था। मुझे पूरी बात कुछ हफ्ते पहले पता चली भाई, उसने कहा, जब हम बच्चू सिंह की मिल की रेकी कर रहे थे। तुम्हारे साथ जाने से पहले मैंने कुछ लोकल सप्लायर्स के नाम इकट्ठा किए थे नेटवर्क मैप करने के लिए। उन नामों में एक छोटे सप्लायर का नाम था, नवादा के पास का, और उसके साथ काम करने वाले लड़कों की लिस्ट में सोनू पासवान का नाम था। एक भारी खामोशी कमरे में छा गई। मीरा और अभय ने एक दूसरे की तरफ देखा, यह समझते हुए कि यह इत्तेफाक कितना डरावना था। जिस नेटवर्क को वे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी नेटवर्क के सबसे निचले हिस्से में राजू का अपना भाई फंसा हुआ था। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मीरा ने पूछा। उनकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बस एक गहरी चिंता। क्योंकि मुझे डर था, राजू ने कहा, अपनी आवाज में एक बेबस सच्चाई। मुझे डर था कि आप मुझे टीम से हटा देंगी, यह सोचकर कि मैं खतरा हूं, क्योंकि मेरा भाई इसी नेटवर्क से जुड़ा है। और उससे भी बड़ा डर यह था कि अगर आपको पता चला तो शायद आप सोनू को गिरफ्तार करवा देंगी या उसे किसी तरह इस्तेमाल करेंगी हमारे मिशन के लिए, बिना यह सोचे कि उसकी जान को कितना खतरा है। मैं बस चुपचाप उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, अपने तरीके से, बिना किसी को बताए। क्या कर रहे थे तुम? अभय ने पूछा। उसकी आवाज में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी हमदर्दी। मैं उससे छुपकर मिलता रहा पिछले कुछ हफ्तों से, राजू ने कहा। उसे पैसे दिए ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। उससे भाग जाने के लिए मनाता रहा, दूर किसी शहर में जहां यह लोग उसे न ढूंढ पाए। पर सोनू डरा हुआ है भाई, बहुत डरा हुआ। वह कहता है अगर वह भागा तो वह लोग हमारी मां को नुकसान पहुंचाएंगे, जो अभी भी नवादा के पास ही रहती है। इसीलिए मैं फोन पर बात करता रहता हूं उससे बार बार, यह देखने के लिए कि वह ठीक है, कि उस पर कोई नया दबाव तो नहीं बना। मीरा ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों में आंसू भरे हुए, जिन्हें वह छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी इस बार। राजू, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें समझती हूं, शायद किसी और से ज्यादा। मेरा भी एक बेटा है जिससे मैं सालों से बात नहीं करती, क्योंकि मेरे इस काम ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। मैं जानती हूं यह डर कैसा होता है कि जिनसे तुम प्यार करते हो वे तुम्हारी वजह से खतरे में पड़ जाए या तुम्हारी वजह से तुमसे दूर हो जाए। पर राजू, तुमने जो छुपाया वह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। अगर बच्चू सिंह के आदमियों ने कभी पता लगा लिया कि तुम्हारा भाई उनके नेटवर्क में है और तुम हमारी टीम में हो, तो वे सोनू को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, बिना तुम्हें बताए भी। मुझे पता है, राजू ने कहा, अपना सिर झुकाते हुए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं डर के मारे सही फैसला नहीं ले पाया। अभय ने राजू के कंधे पर हाथ रखा, अपनी आवाज में एक गहरी समझ भरते हुए। मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूं राजू, उसने कहा, क्योंकि मैंने भी वही किया। अपनी बहन को महीनों तक झूठ बोला, यह सोचकर कि मैं उसे बचा रहा हूं, जबकि असल में मैं बस डरा हुआ था। हम सबके भीतर वह डर होता है कि अपने परिवार को इस अंधेरी दुनिया से दूर रखें, चाहे इसके लिए हमें झूठ ही क्यों न बोलना पड़े। पर यह डर
अगर हम इसे अकेले ढोते हैं तो ये हमें और हमारी टीम को कमजोर बना देता है। हमें साथ चलना होगा राजू, एक दूसरे से कुछ छुपाए बिना। राजू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्हें उसने इतने दिनों से रोक रखा था। मुझे डर है भाई, उसने कहा, कि सोनू के साथ कुछ बुरा हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वह अभी भी उस दुनिया में फंसा है, हर दिन डरा हुआ, और मैं यहां बैठा हूं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं बच्चों को बचाने की, नेटवर्क तोड़ने की, जबकि अपने ही भाई को नहीं बचा पा रहा। मीरा ने राजू का हाथ पकड़ा, अपनी आवाज में एक नई दृढ़ता लाते हुए। अब से यह अकेले तुम्हारा बोझ नहीं है राजू। हम सब मिलकर सोनू को बचाने का रास्ता निकालेंगे, सही तरीके से, बिना जल्दबाजी के। पर इसके लिए मुझे पूरी जानकारी चाहिए। सोनू किस सप्लायर के लिए काम करता है, उसकी क्या भूमिका है नेटवर्क में, और कितना खतरनाक है ये लोग। राजू ने अपने फोन से कुछ जानकारी दिखानी शुरू की। सोनू का सप्लायर नवादा के पास एक छोटा गोदाम चलाने वाला आदमी, जो सीधे बच्चू सिंह के नेटवर्क का हिस्सा था। माल की छोटी खेप इधर उधर पहुंचाने का काम करवाता था स्थानीय लड़कों से, उन्हें ठीक से यह भी नहीं बताते हुए कि वे क्या ढो रहे हैं। सोनू अभी कहाँ है? अभय ने पूछा। नवादा में, राजू ने कहा, पर उसने आज सुबह मुझे मैसेज किया, कुछ अजीब सा। कह रहा था उसे कल रात एक खास काम के लिए बुलाया गया है। कोई बड़ी खेप है जो कल रात कहीं जानी है और उसे उसमें शामिल होने को कहा गया है। मैंने उसे मना करने को कहा, पर उसने कहा वह मना नहीं कर सकता, वरना उसकी और हमारी मां की जान को खतरा हो जाएगा। अभय और मीरा ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। यह बात दोनों के दिमाग में एक साथ कौन थी? कल रात, मीरा ने कहा, आवाज में एक ठंडी सतर्कता। वही रात है जिसके बारे में सूत्रधार ने बात की थी फोन पर गोदाम में। माल कल रात निकलेगा, हमेशा की तरह। राजू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसकी सांसें रुक गईं। आपका मतलब है सोनू उसी खेप का हिस्सा होगा, उसी ट्रक में जिसे हम रोकने वाले हैं? शायद, अभय ने कहा, उसकी आवाज में एक नई गंभीरता। अगर सोनू उन ट्रकों में से किसी एक पर होगा तो हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे और साथ ही मिशन भी पूरा हो। राजू ने अपना सिर हाथों में गड़ा लिया। उसकी सिसकियां अब खुलकर बाहर आ गईं। भाई, अगर हमने कोई गलती की, अगर गोलीबारी हुई, अगर, उसकी आवाज टूट गई। मैं अपने भाई को अपनी ही टीम की गोली से नहीं खोना चाहता। अभय ने राजू को कसकर पकड़ा, अपनी आवाज में एक ठोस भरोसा लाते हुए। ऐसा नहीं होगा राजू, मैं तुम्हें वादा करता हूं, हम इस बार बहुत सावधानी से योजना बनाएंगे, सोनू की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए। पर इसके लिए तुम्हें मुझे सोनू के बारे में सब कुछ बताना होगा, उसका चेहरा, उसकी लंबाई, वह कैसे कपड़े पहनता है, ताकि अगर हम अंधेरे में उसे पहचानने की कोशिश करें तो कोई गलती ना हो। राजू ने सिर हिलाया, अपने आंसू पोंछते हुए अपने फोन से सोनू की एक पुरानी तस्वीर निकाली। एक दुबला पतला लड़का, कोई 22-23 साल का, राजू जैसी ही आंखें, पर उनमें वह चमक नहीं थी जो राजू की आंखों में थी, बल्कि एक स्थायी थकान, एक ऐसा डर जो शायद बरसों से उसके भीतर बसा हुआ था। मीरा ने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर अपने फोन पर विक्रांत को कॉल लगाया। विक्रांत जी, उन्होंने कहा, मुझे कल रात की योजना में एक बदलाव करना है, बहुत जरूरी है। हमें एक और जान बचानी है और इसके लिए हमें आपकी टीम के साथ पहले से बहुत बारीकी से समन्वय करना होगा। फोन पर विक्रांत की आवाज कुछ देर सुनाई देती रही, फिर मीरा ने आगे कहा, अपनी आवाज में एक नई जिम्मेदारी लेते हुए, हमारी टीम के एक सदस्य का भाई दुर्भाग्य से इसी नेटवर्क में निचले स्तर पर फंसा हुआ है, बिना अपनी मर्जी के। हमें कल रात के ऑपरेशन में यह सुनिश्चित करना होगा कि वह लड़का सुरक्षित निकाला जाए, बाकी नेटवर्क को पकड़ते हुए भी। फोन काटने के बाद मीरा ने राजू की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी मां जैसी नरमी थी। हम कल रात एक योजना बनाएंगे राजू, जिसमें सोनू की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होगी। पर मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, अब से चाहे कुछ भी हो, तुम हमसे कुछ नहीं छुपाओगे। हम एक टीम हैं और टीम तभी बचती है जब हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करे, अपने डर के बावजूद। मैं वादा करता हूं मैडम, राजू ने कहा, अपनी आवाज में एक नई शुद्ध ईमानदारी लाते हुए। अब कोई राज नहीं। रात होते होते टीम ने कल रात की योजना पर काम करना शुरू किया। नक्शे फिर से बिछाए गए। बच्चू सिंह की मिल से लेकर उस एक्सपोर्ट गोदाम तक का रास्ता, हर मुमकिन ट्रांजिट पॉइंट
हर वह जगह जहां ट्रक रुक सकते थे। विक्रांत की टीम ने अपनी तरफ से कुछ और जानकारी भेजी कि इन रास्तों पर उनके आदमी पहले से तैनात थे, कहां से वे पीछा शुरू कर सकते थे। अभय ने राजू के साथ बैठकर बहुत बारीकी से वह हर बात नोट की जो सोनू को पहचानने में मदद कर सके। उसकी चाल, उसकी आदतें, कोई खास निशान अगर हो। अगर वह ट्रक में है, अभय ने कहा, तो हमें उससे बाकी लोगों से अलग करना होगा, जल्दी, बिना किसी को शक हुए। तुम मुझे बताओ राजू, क्या उसने कभी कहा कि उसे किस तरह के काम में लगाया जाता है? ड्राइविंग, लोडिंग या कुछ और? वह ज्यादातर लोडिंग करता है, राजू ने कहा, और कभी कभी ट्रक के साथ जाता है, शायद निगरानी के लिए या रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि वह इलाका अच्छी तरह जानता है। तो शायद वह ट्रक के अंदर नहीं बल्कि केबिन में हो, ड्राइवर के साथ, मीरा ने कहा। यह जानकारी को अपनी योजना में जोड़ते हुए यह हमारे लिए थोड़ा आसान बना सकता है, अगर हम सही वक्त पर सही ट्रक को रोक सकें। रात गहराती गई, योजना धीरे धीरे आकार लेती गई, हर संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए। राजू, जो अब तक बहुत शांत था, आखिर एक हल्की थकी हुई मुस्कान के साथ बोला, अपनी पुरानी शरारत की एक झलक वापस लाते हुए, भाई, अगर हम कल सोनू को बचा लेंगे तो मैं उसे इतनी डांट लगाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। नालायक कहीं का, मुझे बताया तक नहीं कि इतना बड़ा फंसा हुआ है। अभय ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजू के कंधे पर हाथ रखते हुए। पहले उसे सुरक्षित निकालो राजू, डांटने का वक्त बाद में भी मिलेगा। मीरा ने कुछ देर सबको देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे इस रात इस मुश्किल बातचीत ने टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया हो। कल रात मुश्किल होगी, उन्होंने कहा, पर हम इसे साथ मिलकर करेंगे, हर एक जान की कीमत समझते हुए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे। रात के करीब 11 बजे, जब योजना लगभग तैयार हो चुकी थी, राजू का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर सोनू का नाम देखते ही उसका चेहरा तनाव से भर गया। उसने तुरंत फोन उठाया। हाँ सोनू, बोल। फोन के दूसरी तरफ से आवाज इतनी तेज और घबराई हुई थी कि अभय और मीरा भी हल्का हल्का सुन पाए। सोनू की कांपती, तेज सांसों भरी आवाज। भैया, वो बोल रहा था, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने अभी अभी बताया, कल रात वाला काम, वह सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं है। उन्होंने कहा है मुझे एक खास ट्रक के साथ जाना है, वो जो खास माल ले जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई रास्ते में, कोई पुलिस या कोई और दिक्कत, तो मुझे बताया गया है कि मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी, अकेले, चाहे जो भी हो जाए। राजू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी। सोनू सुन, कल रात कुछ नहीं होगा तुझे, मैं वादा करता हूं, बस। भैया, सोनू की आवाज फिर से आई, इस बार और भी डरी हुई। एक और बात है, उन्होंने आज मुझसे कुछ पूछा, बहुत अजीब सा सवाल। उन्होंने पूछा कि क्या मेरा कोई भाई है पटना में जो बाहरी लोगों के साथ काम करता है। मैंने मना कर दिया, कह दिया मेरा कोई भाई नहीं। पर भैया, उनकी आंखों में, मुझे नहीं लगता उन्होंने मेरी बात पर पूरा यकीन किया। गाड़ी में, कमरे में, समय जैसे रुक गया। राजू का फोन उसके हाथ से लगभग छूट गया। मीरा और अभय की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों के चेहरों पर वही ठंडा डर उभर आया जो अब उनके भीतर एक स्थायी साथी बन चुका था। फोन कट जाने के बाद राजू कुछ देर तक बुत बना बैठा रहा, अपने हाथ में पकड़े फोन को घूरते हुए, जैसे वह उसमें से किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो जो सब कुछ ठीक कर दे। उसकी सांसें तेज और उथली हो गई थीं। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, हालांकि कमरे में कोई गर्मी नहीं थी। राजू, मीरा ने बहुत नरमी से कहा। उसके पास आते हुए, सांस लो, गहरी सांस। राजू ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, अपनी कांपती सांसों को काबू करने की कोशिश करते हुए। फिर उसने आंखें खोली। उनमें एक ऐसा डर था जो अभय ने पहले कभी उसमें नहीं देखा था। मैडम, उसने कहा, आवाज कांपती हुई, अगर उन्हें पता चल गया कि सोनू का भाई मेरे साथ है तो वे उसे नहीं छोड़ेंगे। वे उसे मारने से पहले इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ, या फिर बस उसे मार देंगे, ये दिखाने के लिए कि उनके साथ धोखा करने का क्या नतीजा होता है। अभय ने राजू के कंधे पर हाथ रखा, अपनी आवाज में जितनी दृढ़ता ला सकता था लाते हुए। अभी हमें घबराना नहीं है राजू। सोनू ने खुद कहा कि उन्होंने पूछा, संदेह किया, पर उसने साफ मना कर दिया। अभी भी उनके पास पक्का सबूत नहीं है।
हमारे पास वक्त है, बहुत कम, पर है। मीरा ने अपने फोन पर तुरंत विक्रांत को कॉल लगाया। इस बार उनकी आवाज में कोई राजनीतिक नरमी नहीं थी, सिर्फ एक ठोस तेज जरूरत। विक्रांत जी, हमारी योजना में बड़ा बदलाव करना होगा, अभी, इसी वक्त। हमारा एक एसेट जिसका छोटा भाई नेटवर्क में है, अभी शक के घेरे में आ गया है। अगर हमने आज रात कुछ नहीं किया तो कल तक बहुत देर हो सकती है। फोन के दूसरी तरफ विक्रांत की आवाज कुछ देर सुनाई देती रही। फिर मीरा ने आगे कहा, अपनी उंगली नक्शे पर घुमाते हुए, नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते कल रात तक। अगर वे सोनू पर शक कर रहे हैं तो वे आज रात ही उसे अलग थलग कर सकते हैं या उससे पूछताछ शुरू कर सकते हैं। हमें अभी कुछ करना होगा, या तो सोनू को अभी निकालने की कोशिश, या फिर हमें उसे पूरी रात नजर में रखना होगा, बिना उसकी जान खतरे में डाले। अभय ने राजू की तरफ देखा, जो अब भी अपने हाथ मल रहा था बेचैनी से। राजू, सोनू अभी कहां है? ठीक ठीक, वह नवादा के पास वाले गोदाम में है, राजू ने कहा। अपने फोन पर आखिरी मैसेज को देखते हुए उसने कहा था, वहीं रुकना है आज रात, ताकि कल सुबह जल्दी माल की तैयारी शुरू हो सके। क्या तुम मुझसे दोबारा बात कर सकते हो बिना शक पैदा किए? मीरा ने पूछा। उसे कोई इशारा दे सकते हो कि वह सतर्क रहे, बिना यह बताए कि हम आ रहे हैं? राजू ने सिर हिलाया, अपना फोन उठाते हुए, अपनी उंगलियां कांपते हुए टाइप करते हुए। कुछ पल बाद एक जवाब आया, छोटा, संक्षिप्त। ठीक हूं भैया, बस डर लग रहा है। कोई नहीं आया अभी तक पूछने। अभी के लिए सुरक्षित है, राजू ने कहा। राहत की एक हल्की लहर उसके चेहरे पर आई, जो जल्दी ही फिर से चिंता में बदल गई। पर मैडम, हम कब तक इंतजार कर सकते हैं? मीरा ने कुछ देर सोचा, अपनी उंगलियों को नक्शे पर टिकाए हुए। फिर उन्होंने एक फैसला लिया, अपनी आवाज में वह पुरानी रणनीतिक स्थिरता वापस लाते हुए। हम आज रात कुछ नहीं करेंगे, सीधे नहीं। अगर हम अभी वहां पहुंचे तो हम सिर्फ शक को और बढ़ाएंगे और सोनू की जान को और खतरे में डालेंगे। हमें कल रात के लिए ही तैयार रहना होगा, पर अब ज्यादा सावधानी से, ज्यादा तेजी से। और सोनू? राजू ने पूछा, उसकी आवाज में एक बेबस चिंता। सोनू को आज रात बस अपनी तरफ से सामान्य दिखना होगा, मीरा ने कहा। कुछ भी अलग नहीं करना, कोई घबराहट नहीं दिखानी। यह मुश्किल है, मैं जानती हूं, पर यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। कल रात जब ऑपरेशन शुरू होगा, हम सुनिश्चित करेंगे कि सोनू सबसे पहले सुरक्षित निकाला जाए। राजू ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में अब भी वह डर बना हुआ था जो शायद पूरी रात उसका पीछा करने वाला था। पूरी रात टीम ने योजना पर बारीकी से काम किया। विक्रांत की एजेंसी ने अपनी तरफ से सैटेलाइट इमेजरी और पुराने सर्विलांस डेटा भेजे, जिनसे उस पूरे इलाके का बच्चू सिंह की मिल से लेकर नवादा वाले गोदाम तक और वहां से फुलवारी शरीफ वाले एक्सपोर्ट गोदाम तक का एक विस्तृत नक्शा तैयार हुआ। हर मुमकिन रास्ता, हर संभावित रुकावट, हर वह जगह जहां ट्रक धीमे पड़ सकते थे, सब कुछ चिन्हित किया गया। अभय ने अपने पुराने दरोगा वाले दिमाग से एक योजना का ढांचा खींचा। अगर सोनू ट्रक के केबिन में होगा ड्राइवर के साथ, उसने कहा, तो हमें उस ट्रक को सबसे पहले रोकना होगा। बाकी टीम बाद में बाकी ट्रकों को संभालेगी। पर सवाल यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि सोनू किस ट्रक में है? राजू, मीरा ने कहा, क्या तुम सोनू को एक इशारा दे सकते हो? कोई छोटी सी निशानी जो उसकी ट्रक की पहचान बना सके, बिना किसी को शक हुए? राजू ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। एक तरीका है, उसने कहा। सोनू और मैं बचपन में एक खेल खेलते थे। जब हम छुपन छुपाई खेलते थे गांव में, हम एक खास सीटी बजाते थे, एक खास लय में, जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। अगर मैं उसे बता दूं कि अगर उसे कल रात कोई खतरा महसूस हो तो वह अपने ट्रक की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर वहीं लय थपथपाए, या अगर मुमकिन हो तो सीटी बजाए, तो शायद हम पहचान सकें। यह जोखिम भरा है, मीरा ने कहा। अगर किसी और ने देख लिया या सुन लिया, यह जोखिम हमें उठाना होगा, अभय ने कहा, क्योंकि इससे बेहतर कोई तरीका फिलहाल नहीं दिख रहा। राजू, सोनू को बता दो, बहुत सावधानी से, यह इशारा। रात के करीब 3 बजे राजू ने सोनू को एक बहुत सावधानी से लिखा मैसेज भेजा, कोडेड भाषा में, जो सिर्फ वे दोनों समझ सकते थे। कुछ ऐसा जो बचपन की उन यादों को छूता था, बिना सीधे कुछ कहे। जवाब आया, संक्षिप्त, पर उसमें एक हल्की सी राहत थी। समझ गया भैया, डर लग रहा है, पर तुम पर भरोसा है।
राजू ने अपना फोन नीचे रखा, अपनी आंखें बंद की, एक गहरी थकी हुई सांस लेते हुए। अब बस इंतजार है, उसने कहा, और दुआ और इस। अगले दिन दोपहर होते होते टीम पूरी तरह तैयार थी। विक्रांत ने अपनी तरफ से 8 आदमी भेजे थे, अलग अलग टुकड़ियों में बांटे गए, हर एक ट्रांजिट पॉइंट पर तैनात होने के लिए। मीरा ने अपनी तरफ से कुछ पुराने भरोसेमंद संपर्कों को भी बुलाया था, जो नजदीकी गांवों में सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे, ताकि कोई भी हरकत उनकी नजर से न बचे। अभय ने खुद को उस टीम में रखा जो नवादा वाले गोदाम के पास तैनात होगी, जहां से सोनू का ट्रक निकलने वाला था। राजू अपनी बेचैनी के बावजूद अपनी तकनीकी जिम्मेदारी संभालने के लिए दफ्तर में रुका, हर टीम के साथ रेडियो संपर्क बनाए रखते हुए अपने भाई की सलामती के लिए बेचैन, पर अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ। अगर कुछ भी गलत लगे, मीरा ने आखिरी बार सबको समझाया, दफ्तर में इकट्ठा होकर तो सबसे पहली प्राथमिकता है इंसानी जान, चाहे वह सोनू हो चाहे कोई और मजदूर जो बिना जाने इस खेल का हिस्सा बना हो। हमें सबूत चाहिए, हमें नेटवर्क तोड़ना है, पर किसी की जान की कीमत पर नहीं। शाम ढलते ही अभय और उसकी छोटी टीम विक्रांत के 2 आदमियों के साथ नवादा वाले गोदाम से कुछ दूरी पर एक टूटे फूटे खेत के किनारे छुप गए, अंधेरा होने का इंतजार करते हुए। रात के करीब 9 बजे गोदाम के गेट पर हलचल शुरू हुई। 3 ट्रक, बड़े भारी, धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, उनके पीछे कुछ मोटरसाइकिलों पर सवार आदमी, सुरक्षा के लिए। अभय ने अपनी दूरबीन से हर ट्रक को ध्यान से देखा, अपने रेडियो पर धीमी आवाज में राजू से बात करते हुए। 3 ट्रक निकल रहे हैं, उसने कहा। हर एक के केबिन को देख रहा हूं, पर अंधेरा बहुत है, चेहरे साफ नहीं दिख रहे। भाई, राजू की आवाज रेडियो पर आई, तनाव से भरी। सोनू ने कहा था वह दूसरे नंबर के ट्रक में होगा अगर उनका शेड्यूल नहीं बदला। अभय ने अपनी दूरबीन दूसरे ट्रक पर टिकाई, उसका केबिन देखने की कोशिश करते हुए, पर दूरी और अंधेरे की वजह से चेहरे धुंधले ही बने रहे। तीनों ट्रक एक कतार में धीरे धीरे मुख्य सड़क की तरफ बढ़ने लगे। चलो पीछा शुरू करते हैं, अभय ने कहा, पर दूरी बनाए रखो, कोई शक नहीं होना चाहिए। टीम की गाड़ियां अलग अलग दिशाओं से बहुत दूरी बनाए हुए तीनों ट्रकों का पीछा करने लगी, जबकि विक्रांत की टीम दूसरी तरफ से फुलवारी शरीफ वाले गोदाम के पास पहले से तैनात थी, ये इंतजार करते हुए कि माल वहां पहुंचे। कोई आधे घंटे बाद तीनों ट्रक एक चौराहे पर पहुंचे, जो अभय को पहले से जाना पहचाना लगा। ये वही जगह थी कुछ रातों पहले जहां पहली बार 3 ट्रक अलग अलग दिशाओं में बंट गए थे और उसने 2 को खोया था। इस बार वह इस गलती को दोहराना नहीं चाहता था। सब सतर्क रहो, अभय ने रेडियो पर कहा। यह चौराहा है जहां पिछली बार ट्रक अलग हुए थे। इस बार हमारी 3 टीमें हैं, एक ट्रक के लिए, कोई भी ना छूटे। जैसे ही उसने यह कहा, तीनों ट्रक चौराहे पर पहुंचकर रुके, कुछ पल के लिए, जैसे किसी आखिरी निर्देश का इंतजार हो रहा हो। फिर वे 3 अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। सब अपनी टीम के साथ लगे रहो, अभय ने कहा, अपनी गाड़ी को दूसरे नंबर के ट्रक के पीछे मोड़ते हुए, जो अब बाईं तरफ की एक संकरी सड़क पर बढ़ रहा था। गाड़ी में अभय के साथ बैठे विक्रांत के आदमी ने अपने रेडियो पर बाकी टीमों से पुष्टि ली। हर टीम अपने अपने ट्रक के पीछे लगी हुई थी। इस बार कोई भी छूटा नहीं। यह एक बड़ा बदलाव था पिछली बार से। अब उनके पास संसाधन थे, समन्वय था और एक ऐसी योजना जो पहले नहीं थी। अभय की गाड़ी उस दूसरे ट्रक के पीछे सुरक्षित दूरी बनाए हुए अंधेरी सुनसान सड़क पर बढ़ती रही। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक ने अपनी रफ्तार धीमी की, एक पुराने टूटे फूटे पुल के पास, जहां सड़क बहुत संकरी हो जाती थी। यही वह पल था जिसका अभय इंतजार कर रहा था। अभी उसने रेडियो पर कहा, यहीं रोकते हैं, इससे पहले कि यह आगे बढ़े। गाड़ी ने तेजी से आगे बढ़कर ट्रक के आगे आकर उसका रास्ता रोक दिया, जबकि पीछे से विक्रांत की एक और गाड़ी ने ट्रक को पीछे से घेर लिया, कोई भागने का रास्ता नहीं छोड़ते हुए। ट्रक अचानक ब्रेक लगाकर रुका। उसका ड्राइवर घबराया हुआ बाहर देखने लगा। अभय गाड़ी से उतरा, अपने हाथ हल्के से ऊपर उठाए, अपनी आवाज में एक अधिकारपूर्ण दृढ़ता लाते हुए, हालांकि उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इंजन बंद करो, दोनों बाहर आओ, हाथ ऊपर। ट्रक के केबिन में 2 लोग बैठे थे, ड्राइवर और उसके बगल में एक और आदमी। अभय की नजरें उस दूसरे आदमी पर टिक गईं। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। दुबला पतला,
कोई 22-23 साल का, वही चेहरा जो उसने राजू के फोन में तस्वीर में देखा था। सोनू पासवान, अभय ने पूछा, अपनी आवाज धीमी करते हुए, यह जानते हुए कि यह पल कितना नाजुक था। लड़के की आंखें फैल गईं, डर और हैरानी दोनों से भरी हुई। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने पूछा, आवाज कांपती हुई। तुम्हारा भाई राजू भेजा है, अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक भरोसा दिलाने वाली नरमी लाते हुए। डरो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसका पूरा शरीर एक झटके में ढीला पड़ गया, जैसे बरसों का कोई बोझ अचानक हल्का हो गया हो। भैया ने भेजा आपको, उसने कहा, अपनी आवाज में एक टूटी हुई राहत। मुझे लगा था अब कोई नहीं आएगा, कि मैं इसी दलदल में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। अभय ने ड्राइवर की तरफ देखा, जो डर के मारे कांप रहा था, अपने हाथों को ऊंचा उठाए हुए। तुम भी बाहर आओ, उसने कहा, अगर तुमने सहयोग किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ड्राइवर तेजी से बाहर निकला, अपनी बात बताने की कोशिश करते हुए, साहब, मैं तो बस ड्राइवर हूं, मुझे कुछ नहीं पता माल के बारे में, मुझे बस कहा गया गाड़ी चलाओ, मैं चला दिया। विक्रांत के आदमियों ने दोनों को अलग किया, जबकि अभय ने ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ते हुए तिरपाल खोलनी शुरू की। इस बार जो नजारा सामने आया वह पहले से अलग था। बोरों के पीछे कोई इंसानी छुपाव नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे लकड़ी के बक्से कसकर बंद, जिन पर कोई निशान नहीं था। यह क्या है? अभय ने पूछा, एक बक्सा खोलते हुए। अंदर प्लास्टिक में लपेटे हुए कई छोटे छोटे पैकेट थे, सफेद पाउडर से भरे हुए। अभय की सांसें भारी हो गईं। यह वह ड्रग्स था जिसे शुरू में सब मानते थे कि यह पूरा नेटवर्क सिर्फ इसी के लिए काम कर रहा है, जबकि असल कहानी कहीं ज्यादा भयानक थी। बच्चों की तस्करी और यह नशीले पदार्थ दोनों एक ही सिस्टम के अलग अलग हिस्से थे। राजू, अभय ने रेडियो पर कहा, अपनी आवाज में राहत भरते हुए, सोनू सुरक्षित है, हमारे साथ है, और हमें ड्रग्स की एक बड़ी खेप भी मिली है इस ट्रक में। रेडियो की दूसरी तरफ से राजू की आवाज आई, टूटी हुई, भावुक, शुक्र है भगवान का भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तभी दूसरी दिशा से विक्रांत की टीम का रेडियो संदेश आया, जो पहले नंबर के ट्रक का पीछा कर रही थी। उनकी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। हमने ट्रक रोक लिया है, पर यहां कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा है, गोलीबारी हो सकती है। अभय का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसने रेडियो पर तुरंत जवाब दिया, सावधानी से, गोली मत चलाना जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। हमें जिंदा गवाह चाहिए, लाशें नहीं। कुछ पल की तनावपूर्ण खामोशी के बाद रेडियो पर फिर आवाज आई, इस बार राहत के साथ, ठीक है, पकड़ लिया उसे, वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। तीसरी टीम से भी जल्द ही खबर आई, तीसरा ट्रक भी सफलतापूर्वक रोक लिया गया था। हालांकि उसमें सिर्फ असली चावल का माल निकला, कोई छुपा हुआ सामान नहीं। शायद यह ट्रक सिर्फ धोखा देने के लिए था, मीरा ने रेडियो पर कहा, जो दफ्तर से पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रही थी, असली माल को छुपाने के लिए, ताकि अगर कोई पकड़े भी तो सारे ट्रकों में एक साथ पकड़ में ना आए। अभय ने सोनू की तरफ देखा, जो अब भी कांप रहा था, अपनी बाहों को अपने आसपास लपेटे हुए। सोनू, उसने कहा, अपनी आवाज में एक नरमी लाते हुए, तुम्हें कुछ नहीं होगा अब, पर मुझे तुमसे कुछ जानना है, जल्दी से, इससे पहले कि हम यहां से निकलें। इस नेटवर्क के बारे में तुम्हें और क्या पता है? कोई नाम, कोई जगह, कुछ भी जो मदद कर सके? सोनू ने कुछ देर सोचा, अपने डर को काबू करने की कोशिश करते हुए। साहब, उसने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं तो बस निचले स्तर पर काम करता था। पर एक बात है जो मैंने सुनी। कुछ दिन पहले गोदाम के मालिक कह रहे थे कि ऊपर वाले बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो पिछली खेप में जाने वाले थे वो खो गए। मुझे लगता है वही बच्चे होंगे जिन्हें आपने बचाया, जैसा भैया ने बताया था मुझे। आगे बोलो, अभय ने कहा, आगे झुकते हुए। उन्होंने कहा था, सोनू ने कहा, अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए, कि अगली बार से माल को नई जगह से भेजा जाएगा। पुराना रास्ता अब सुरक्षित नहीं रहा। मुझे नहीं पता वो नई जगह कहां है, पर उन्होंने एक तारीख का जिक्र किया था, अगले हफ्ते की, जब कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। अभय ने यह जानकारी अपने दिमाग में दर्ज की, यह समझते हुए कि नेटवर्क अब सतर्क हो चुका था, अपने तरीके बदल रहा था,
और उन्हें भी उतनी ही तेजी से अपनी रणनीति बदलनी होगी। रात के करीब 12 बजे सभी टीमें अपने अपने पकड़े गए ट्रकों और गिरफ्तार लोगों के साथ एक तय जगह पर इकट्ठा हुई। एक पुराना पुलिस आउटपोस्ट जिसे विक्रांत की एजेंसी ने अस्थायी तौर पर इस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत ली थी। यहां आधिकारिक तौर पर ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़े जाने की रिपोर्ट दर्ज होगी, जिसमें कौटिल्य सेल का कोई जिक्र नहीं होगा, सिर्फ विक्रांत की एजेंसी का नाम आएगा। यह वह समझौता था जो मीरा और विक्रांत के बीच हुआ था। राजू, जो अब तक दफ्तर में बेचैनी से इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसे पता चला कि सोनू सुरक्षित पहुंच रहा है, वह खुद गाड़ी लेकर आउटपोस्ट की तरफ भागा। जब वह पहुंचा, सोनू बाहर एक बेंच पर बैठा था, अभी भी कांप रहा था पर सुरक्षित। सोनू, राजू चिल्लाया, दौड़कर उसकी तरफ जाते हुए उसे कसकर गले लगाते हुए दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। महीनों की चिंता, बरसों की दूरी, सब कुछ उस एक गले लगने में बह निकला। मुझे माफ कर दे भैया, सोनू ने कहा। अपनी सिसकियों के बीच मैंने तुझसे छुपाया। मुझे शर्म आती थी बताने में कि मैं कितना बड़ा फंस गया हूं। चुप कर पगले, राजू ने कहा, अपने आंसू पोंछते हुए, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पुरानी शरारत वापस लाते हुए। अब से नहीं छुपाएगा मुझसे, समझा? हम भाई हैं, साथ में लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। अभय, जो कुछ दूर खड़ा यह नजारा देख रहा था, मीरा के पास आया, जो अभी विक्रांत के साथ बातचीत खत्म करके आई थी। यह अच्छा हुआ, उसने कहा, एक थकी हुई पर संतोष भरी मुस्कान के साथ। आज रात कम से कम एक फिर से जुड़ गया। मीरा ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में भी एक गहरी भावना थी, शायद अपने ही बिखरे परिवार की याद, जो अब भी दूर था, अनसुलझा। पर सोनू ने जो बताया, उन्होंने कहा, अपनी आवाज में वापस पेशेवर गंभीरता लाते हुए, नेटवर्क अपनी जगह बदलने वाला है। अगले हफ्ते हमें बहुत तेजी से काम करना होगा, इससे पहले कि वे पूरी तरह गायब हो जाएं। एक नई जगह, एक नई पहचान के साथ। और सूत्रधार? अभय ने पूछा। उसका क्या? वह जानता है कि हम उसकी असली पहचान तक पहुंच चुके हैं। क्या वह अब और सावधान हो जाएगा, या वह अपनी असली ताकत दिखाएगा? मीरा ने कहा, उनकी आवाज में एक ठंडी आशंका। अब तक जो कुछ भी हुआ, वह शायद सिर्फ एक खेल था उसके लिए, पर जब उसका पूरा नेटवर्क खतरे में है, वह चुप नहीं बैठेगा। तभी अपना फोन बजा, वही अनजान नंबर जिससे वह कॉल आई थी कुछ रातें पहले। उसका दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसने फोन दिखाया मीरा को, जो तुरंत सतर्क हो गई। स्पीकर पर डालो, मीरा ने कहा। अभय ने फोन उठाया, स्पीकर ऑन करते हुए। हाँ, वही ठंडी संतुलित आवाज आई। इस बार उसमें एक हल्की सी सराहना भी घुली हुई थी, जो किसी दुश्मन से उम्मीद नहीं होती। अच्छा काम किया आज रात, दरोगा साहब। मुझे मानना पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी, इतनी सफाई से तीनों ट्रक पकड़ लोगे। तुम्हारा खेल खत्म हो रहा है, अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक ठोस दृढ़ता लाते हुए। फोन के दूसरी तरफ से एक हल्की ठंडी हंसी सुनाई दी, जो किसी भी तरह की घबराहट से बिल्कुल खाली थी। खेल ये तो अभी शुरू हुआ है अभय जी। तुमने आज रात एक छोटी लड़ाई जीती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर याद रखना, जब मैंने अपनी मौत का नाटक रचा 15 साल पहले, तब से मैं सिर्फ एक चीज के लिए जीता आया हूं, यह साबित करने के लिए कि यह पूरा सिस्टम, यह पूरा देश अंदर से कितना खोखला है, और कैसे वह लोग जो खुद को हीरो समझते हैं, आखिर में या तो टूट जाते हैं या मिट जाते हैं। मीरा ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, फोन के करीब झुकते हुए। आदित्य, ये तुम नहीं हो। मैं जानती थी तुम्हें, तुम ऐसे नहीं थे। एक भारी ठंडी खामोशी छाई। फिर वह आवाज फिर से बोली। इस बार उसमें कुछ बदल गया था, एक हल्की सी तलखी, जो शायद पहली बार असली भावना दिखा रही थी। तुम्हें पता भी नहीं मीरा कि मैं वह आदमी, वह आदित्य कैसे मरा। असली मौत उस धमाके में नहीं हुई थी, वह उससे बहुत पहले हुई, जब मैंने देखा कि हम जो सच के लिए लड़ रहे थे, वह सच ऊपर वालों के लिए एक खिलौना था, जिसे वे जब चाहें दबा देते, बदल देते, मिटा देते। उस दिन आदित्य मर गया। मीरा, जो बचा वह कुछ और है। अभय ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उससे पहले ही फोन कट गया, एक ठंडी अधूरी खामोशी छोड़ते हुए। मीरा कुछ देर के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द और एक नया ठंडा संकल्प एक साथ उभर आए।
वह गलत नहीं था पूरी तरह। मीरा ने आखिर धीरे से कहा, सिस्टम में सड़न है, ये सच है, पर उसने जो रास्ता चुना उससे वह सड़न खत्म नहीं हुई, वह खुद उस सड़न का हिस्सा बन गया। यही फर्क है हमारे और उसके बीच। हम भी सिस्टम की खामियां देखते हैं, पर हम उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, बर्बाद करने की नहीं। अभय ने सिर हिलाया। उसकी नजरें दूर अंधेरे में कहीं टिकी रहीं, जहां राजू और सोनू अब भी एक दूसरे से लिपटे बैठे थे। दो भाई जो आज रात फिर से जुड़ गए थे, इस सारी अंधेरी दुनिया के बीच एक छोटी सी गर्म रोशनी की तरह। तभी आउटपोस्ट के दूसरे कोने से विक्रांत तेजी से चलते हुए आए। उनके चेहरे पर एक नई गंभीरता थी, हाथ में एक फाइल लिए। मीरा जी, अभय जी, उन्होंने कहा, हमने अभी अभी पकड़े गए ड्राइवरों में से एक से कुछ जरूरी जानकारी निकाली, थोड़े दबाव में। उसने एक जगह का नाम बताया जहां अगले हफ्ते नेटवर्क अपना पूरा ऑपरेशन शिफ्ट करने वाला है। वह रुके, फाइल खोलते हुए उनकी आवाज में एक अजीब सी हैरानी। यह जगह बिहार में नहीं है, यह नेपाल की सीमा के उस पार है, काठमांडू के नजदीक एक इलाके में जहां हमारी एजेंसी की पहुंच बहुत सीमित है। एक भारी खामोशी छा गई, हर कोई इस नई जानकारी के वजन को महसूस करते हुए। अगर सूत्रधार अपना पूरा नेटवर्क देश की सीमा के बाहर ले जा रहा था, तो यह लड़ाई अब सिर्फ बिहार की, सिर्फ भारत की नहीं रह गई थी। यह कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, और उनके पास इसे रोकने के लिए बहुत कम वक्त बचा था।